हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग आज की क्लास में सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए सभी टीचिंग एग्जाम्स स्पेशली इन सीटेट 21 जो 2021 होने वाला है आपका, जो 31 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके साथ ही साथ वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? आपको बताना है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ आपके सामने कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ठीक है, एक्साइटेड हो जाता है व्यक्ति जब वो संवेग में होता है, तो ये स्टेटमेंट है आपका वुडवर्थ का, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग में आंशिक प्रतिक्रियाएं एवं अभिव्यंजक व्यवहार अर्थात हृदय तथा श्वास गति में परिवर्तन के साथ ही हाथों, पैरों और चेहरे की भावभंगिमा में भी परिवर्तन। बिल्कुल सही बोला। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारे कुछ कह सकते हैं एक्सप्रेशन भी अलग होते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ भी अलग होती हैं, हम कुछ बोलते भी अलग हैं और कुछ करते भी अलग हैं। तो वही चीज़ें जब हम एक्साइटेड होते हैं या फिर हम खुशी में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तब भी कुछ अलग अलग सी एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम खुश मूड में होते हैं तो हम अलग सी एक्टिविटी करते हैं ना, तो वो चीज़ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पे मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कि भाई कितना बच्चे ने पढ़ा है, ये आकलन करना। कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कि भाई कक्षा में क्या क्या जो अभिलेख हैं, जैसे कि अब हमारा हो गया टीचर डायरी हो गया, इन सभी का एवेल्यूशन करना। कार्य निष्पादन, यानी कि जो हमने काम मतलब जो लेसन प्लान बनाया है उसको उसको मतलब पढ़ाया है कैसा, उसका मूल्यांकन करना है ना। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ये आपको एक चीज़ की बात कर रहा है, प्रगति की, छात्रों की प्रगति को, इसको संस्था की प्रगति से और मतलब बच्चे की नॉलेज से मतलब नहीं, ये भी आपको एक चीज़ की बात कर रहा है और ये भी केवल एक पॉइंट्स की बात कर रहा है। बट यहाँ पे ज्ञान एक बहुत बड़ी टर्म है अपने आप में। तो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, कि आपने क्या पढ़ाया है और बच्चे आपने कैसा लेसन प्लान प्रिपेयर किया है, कैसा आपका टीचिंग मेथड था, कैसी आपकी शिक्षण विधियाँ थी, कौन से आपने टीएलएम यूज़ किया, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज़ किए हैं वाइल टीचिंग, पढ़ाते समय, है ना। ये सब चीज़ों को करने के बाद ही आपने बच्चों को जो पढ़ाया, ज्ञान क्षमता मतलब बच्चा कितना सीख पाया उस चीज़ को, किस हद तक बच्चे ने उसे अचीव किया, तो उसका मूल्यांकन करना इज कॉल्ड इवेल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूर्वाग्राही पूर्वाग्राही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है किसके प्रति कठोर होते हैं। तो पूर्वाग्राही किशोर किशोरी, पूर्वाग्राही यानी कि जो आपकी होती है प्री टीनेज हो जाती है ना, पूर्व किशोर अवस्था है ना, उसमें बच्चा अपनी के प्रति कठोर होते हैं। किससे? जीवन शैली के प्रति नहीं। उनके साथ जो किशोर अवस्था के बालक होते हैं, उनकी कुछ अलग सी समस्याएं होती हैं। वो कैसी होती हैं? कुछ समस्याओं का वो सामना करते हैं। या तो एक तो क्या होता है कि उनका फिजिकल डेवलपमेंट उस टाइम पे बहुत जल्दी मतलब बहुत तीव्र गति से होता है। दूसरी चीज़, उनका मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ, शारीरिक विकास के साथ साथ। और तीसरी चीज़ ये है कि उनमें कुछ हार्मोनल्स चेंजेस भी आते हैं। हार्मोनल्स चेंजेस के साथ ही साथ उनमें क्या होता है, मतलब लड़का का लड़कियों में अट्रैक्शन टाइप, ये टाइप की समस्याएं उनके सामने ज़्यादा आती हैं। जैसा कि एक्सप्लेनेशन में भी दिया हो, किशोर किशोरी अपनी समस्याओं को स्वतंत्र रूप से समाधान करना चाहते हैं, लेकिन प्राय असफल होते हैं। क्योंकि प्रारंभ में समस्या समाधान क्षमता का विकास किशोर और किशोरियों में धीमी गति से होता है। प्रारंभ में धीमी गति से होता है, फिर आगे चल के वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होने लग जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समस्या का किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। ये सब आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संवेगी, पेशीय, ये कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेज हैं अकॉर्डिंग टू दी पियाजे। संवेदी, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, संवेदी यानी सेंसरी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक है प्री ऑपरेशनल, फिर आपका आ गया यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशन, है ना।
तो इसकी पहचान की गई है। तो ये पियाजे ने कुछ 4 स्टेप बताए हैं। पहला आपका प्री ऑपरेशनल बताया है, जो आपका कितने 0 से 2 साल का बताया है। दूसरा जो आपका उन्होंने बताया है सेंसरी मोटर बताया है 0 से 2। सेंसरी मोटर आपका 0 से 2 हो जाएगा। SPCF से मैंने कुछ ऐसा लर्न किया है, 0 से 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल आ जाएगा आपका 2 से 7 वर्ष का कुछ आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा C से आ जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो 7 से कुछ 11 वर्ष तक की अवस्था के बालकों के लिए होगा। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाए जो आपका 11 से लेके कुछ टीन एज तक यानी 18 या 19 तक ये आपका चलेगा, यानी किशोरावस्था तक चलेगा। तो कुछ 4 पियाजे ने बताए हुए हैं, क्या स्टेजेस बताई हुई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं, यानी किसी बच्चे का मेंटल स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कौन से गुण हैं जो बताएंगे। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता ये नहीं है, आत्मविश्वास ये भी नहीं, सहनशीलता, बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित। यानी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन सही है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ये गलत है। इस क्वेश्चन में क्योंकि हम लोगों से पूछा है नहीं है, क्या नहीं है, तो यहाँ पे ये भी है, ये भी है आत्मविश्वास की, भाई उनमें आत्मविश्वास और सहनशीलता की भी थोड़ी कमी रहती है। उसके साथ ही साथ वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता, ये सब चीज़ें अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले बच्चों में होती है। खुद का मूल्यांकन कर लेते हैं, रियलिटी को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ भाई ये सच्चाई है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है उनमें, सहनशीलता भी पाई जाती है, संवेगात्मक परिपक्वता यानी अपने इमोशंस को कहाँ कंट्रोल करना है ये उन्हें अच्छी तरह से आता है। तो यहाँ पे विनीत और स्वयं में सीमित नहीं रहते हैं वो, है ना, ये यानी ऑप्शन यहाँ पे ये उनकी विशेषता नहीं है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले बच्चे की विशेषता ये ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं होती है। तो आपको बताना है, वास्तविक आनुवंशिकता से संबंधित होती है, वातावरण से संबंधित होती है, भाई जैसा वातावरण बनेगा बच्चा वैसी ही कुछ चीज़ें अपने आप में एब्जॉर्ब करेगा। आनुवंशिकता का नियम भी कहीं ना कहीं डेवलप होता है। तो आनुवंशिकता में क्या होता है कि भाई वातावरण का और हेरिडिटी का परिणाम ही है बच्चा जो कुछ है, यानी वातावरण जैसे माँ बाप होंगे कुछ बच्चा वैसा होगा। प्रशिक्षण से भी प्रभाव पड़ता है, भाई अच्छे टीचर्स मिलेंगे तो अच्छा सीखेगा। बट यहाँ पे जो नेशनलिटी है वो उसे अफेक्ट नहीं करेगी, किसने, लर्निंग में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिगम वैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास के में पुरस्कार को महत्व नहीं, पुरस्कार को महत्व कौन देते हैं भाई, व्यवहारवादी देते हैं, बिहेवियरिज्म। अगर आपने ये थ्योरी नहीं देखी है तो आप ज्योत्सना सोनी करके सर्च कर लीजिएगा चैनल पे, आपको ये थ्योरी मिल जाएगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि व्यवहारवादी कौन कौन से हैं और व्यवहारवादी किस पर बल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो पेवलाव है वो भी हैं, स्किनर BF स्किनर भी हैं, और थॉर्नडाइक भी है, जिन्होंने लर्निंग की नियम दिए हैं, कुछ 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए। तो यहाँ पे गुथरी नहीं है, गुथरी यहाँ पे नहीं है। हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, निम्न में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता मिलती है। यानी बच्चा है जो शिशु है तो 0 से 2 ईयर्स का होगा, 0 से 2 साल के बच्चे को सहायता नहीं मिलती लर्निंग में, किस में उससे सहायता नहीं मिलती। कहने का मतलब ये है, क्या चीज़ें उसे लर्निंग में हेल्प नहीं करती। इमिटेशन करता है, भाई वो नकल करके ही सीखेगा, वो कुछ सीख के तो आया नहीं था भगवान के यहाँ से, समाज से सीखेगा। अभिप्रेरणा ये भी उसको फर्क पड़ता है, और पुरस्कार ये भी, पर स्कूल का अवस्था से यहाँ पे कोई संबंध नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्व केंद्रित अवस्था होती है, यानी सेल्फ सेंटर्ड एज कौन सी होती है। तो कुछ 3 से 6 साल की एज होती है जिसमें बच्चा क्या रहता है, सेल्फ सेंटर्ड, अपने विषय में सोचता है, अपने अपने विचारों में बिजी रहता है ना। देखिए पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बालकों का संपर्क भाई बहनों अन्य बालकों से बढ़ता जाता है, बालकों का स्वकेंद्रण कम होता जाता है। यानी पहले स्टार्टिंग में वो सेल्फ सेंटर्ड रहता है ना, फिर जैसे जैसे वो अपने भाई बहनों से कुछ एंगेज होता है तो वो थोड़ा सा खुल मिल जाता है, फिर वो अपने शेयर करने लग जाता है विचारों को।
3 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। इसी में ये पूर्व बाल्यावस्था की, अर्ली चाइल्डहुड की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि सेल्फ सेंटर्ड बच्चा होता है इस एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करता है, कौन सी एज में करता है? ये आपका होता है प्री कह सकते हैं कि आपकी पूर्व किशोर अवस्था है ना, प्री एडोलसेंस है ना, ये तो आपका पूर्व किशोर अवस्था में हो जाता है। 2 क्वेश्चन नंबर का 2 राइट आंसर्स का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। आपको बताना है कि पहला नियम सीखने का मूलभूत यानी सबसे पहले ये होना आपके लिए जरूरी है ना। तो अभ्यास तो आप बाद में करवाओगे कि जब भाई क्लास में बच्चा आया ही नहीं है तो आप अभ्यास कहाँ से करवा दोगे, ये तो हो गया बाद की बात। परिणाम तो जब आप निकालोगे कि जब पहले आप कोई काम को करोगे, है ना। प्रशंसा तो जब करोगे कि जब भाई बच्चा आपके पास क्लास में आएगा पढ़ने के लिए, तभी तो आप उसको सिखाओगे, फिर उसकी प्रशंसा करोगे या फिर बुराई, कुछ ना कुछ करोगे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 4th यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तत्परता। ये कुछ थॉर्नडाइक के 3 नियम है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम के अनुसार वो कहते हैं कि भाई लॉ ऑफ रेडीनेस, अगर आप सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो कोई भी आपको सिखाने के लिए, ऊपर से भगवान भी आ जाए उतर के, वो भी आपको नहीं सिखा सकते हैं, है ना। तो लॉ ऑफ रेडीनेस सबसे पहला काम है ना। तो ये आपका तत्परता का नियम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, किशोर अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से हैं? अनुकरण भी है, इमिटेशन भी, उससे भी प्रभावित होगा। अच्छा देखेगा बच्चा तो अच्छा सीखेगा, जैसा देखेगा, कहते नहीं बच्चा जैसे बड़े जैसा करते हैं बच्चा उसी को नकल करता है, इमिटेट करता है। इमिटेशन थ्योरी भी एल्बर्ट बैंडूरा ने दी हुई है ना। प्रतियोगिता ये भी होता है, ये भी प्रशंसा, यानी ऑल ऑफ द अबव, 4th ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों के सीखने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, यानी मोटिवेशन का क्या रोल है बच्चे की लर्निंग में। तो मोटिवेशन क्या करता है, बालक को व्यक्तित्वता का आधार, बालक की व्यक्तित्वता यानी उसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, उसकी जो इंडिविजुअल्स हैबिट्स हैं, इंडिविजुअल्स स्टाइल है, इंडिविजुअल्स उसकी काम करने का मेथड है, उसका क्या करता है, सम्मान करता है। दूसरी चीज़ पुरस्कार और दंड, ये भी अभिप्रेरणा को बालकों में सीखने, अभिप्रेरणा को किस रूप में उपयोगी बनाता है। तो पुरस्कार और दंड में भी अभिप्रेरणा का, भत्सना इसमें भी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? अधिगम को प्रभावित करने के लिए, अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? नहीं यहाँ पे देखना पड़ेगा। छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की बात नहीं करना है। सब बच्चा अपने आप में एक विशिष्ट योग्यता के साथ पृथ्वी पे आए हैं, धरती पे आए हैं, उनके अंदर सब एक विशिष्ट योग्यता है, कुछ ना कुछ। जैसे स्पीयरमैन बात करते हैं कुछ जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर की, कि जनरल फैक्टर और कहते हैं कि एक स्पेसिफिक फैक्टर भी हर बच्चे में होता है। चाहे कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा हो, मैं हर बार कहती हूँ, चाहे कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, या फिर कोई बच्चा अच्छा लेखक होता है, कोई बच्चा अच्छा वक्ता होता है, कोई बच्चा अच्छा डांसर होता है ना। तो सबके पास एक स्पेसिफिक फैक्टर जरूर होते हैं, जिसकी बात स्पीयरमैन करते हैं। तो उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ऑप्शन नंबर 2 है, ये भी सही है यहाँ पे। बट यहाँ पे आपको हम लोग को गलत बताना है। गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन करना, यूज करना, तो ये भी सही है। हमें गलत पूछना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो गलत है वही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, है ना। अगर आप उनकी ज़्यादा प्रशंसा करेंगे तो फिर वो सोचेंगे कि हम तो बेस्ट है, हमें कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम बेस्ट हैं अपने आप में, वहाँ उनकी प्रगति रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध है? इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में संबंध बताना है। इसमें पॉजिटिव संबंध है ना। सृजनात्मकता और बुद्धि दो भिन्न भिन्न अवधारणा है, कॉन्सेप्ट भिन्न भिन्न है, फिर भी दोनों
धनात्मक सहसंबंध है। सृजनात्मक तथा बुद्धि में 110-120 की बुद्धि लब्धि तक धनात्मक सहसंबंध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? आपको क्लास में डिसिप्लिन रखना है, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या आपके लिए होगा? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर, बिल्कुल आपको अधिकार ही नहीं है कि आप किसी बालक को क्लास से भगा दें, है ना भाई। सरकार तो प्रयास कर रही कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, संविधान जब लागू हुआ था तभी से उन्होंने प्रयास करना स्टार्ट कर दिया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। और आप कौन होते हैं कि भाई आप क्लास से बच्चे को बाहर निकाल दें? बिल्कुल गलत बात है। छात्रों के अभिभावकों को सूचित किया जाए। छात्रों को, अभिभावकों को सूचित आप कहाँ तक करेंगे? बार बार करेंगे क्या? बच्चा तो बार बार शरारत करेगा, या बच्चा बार बार कुछ ऐसी एक्टिविटी आपके सामने करेगा, और 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे एक्टिविटीज़ करेंगे, तो आप सबके पेरेंट्स को रोज़ बुलाएंगे क्या? नहीं, गलत है ये। अनुशासनहीनता छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, नहीं, आप सुविधाएं प्रदान करेंगे तो फिर उनकी हदें और बढ़ेंगी। इसका मतलब आप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को रोचक और व्यवहारिक बनाना, शिक्षण को रोचक यानी ताकि उनका ध्यान सारी एक्टिविटी से हटकर आपके शिक्षण की ओर अट्रैक्ट हो जाए। आप शिक्षण को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ और इतना व्यवहारिक बनाओ, यानी रट्टू तोता टाइप ना बनाओ कि बच्चा रोट लर्निंग कर करके सैद्धांतिक पाठ्य पुस्तकें पढ़ पढ़ के बोर हो जाए। ऐसा मत बनाओ आप शिक्षण को ऐसा बनाओ कि उसमें वो खेल खेल में सीखे, इंटरेस्टिंग वे से सीखे। तो ये एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैशव अवस्था, 18 का क्वेश्चन है। शैशव अवस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होते हैं। आपको बताना है शैशव अवस्था में बच्चा कैसी एक्टिविटी करता है। तो संरक्षित, यानी संरक्षित नहीं है, संवेगात्मक भी नहीं, संज्ञानात्मक दिमाग तो उसका भी इतना डेवलप हुआ ही नहीं फिलहाल। लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियाँ, यानी जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं उन पर आधारित एक्टिविटी करेगा। कुछ 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं मैकडूगल ने। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बात कौन करता है, तो ये मैकडूगल करते हैं। और मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हॉवर्ड गार्डनर करते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? जिन विद्यालयों में समेकित यानी सबको समावेश करना, सबको इंक्लूड करना, भाई इंक्लूसिव एजुकेशन, उसमें शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? भाई अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप टीचर को कैसे मतलब ट्रेंड करेंगे कि वो कैसे वो इंक्लूसिव एजुकेशन के लायक, क्लास के लायक हो जाए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, पहचान करने के लिए व्याख्यान विधि, भाई बिल्कुल बेकार है, ये पहले चलती थी लेक्चर मेथड, जिसमें क्या होता था, इसमें ये होता था कि भाई टीचर तो एक्टिव रहता था लेकिन बच्चा पैसिव रहता था। पैसिव यानी कि निष्क्रिय, बच्चा एक मशीन बन गया था। टीचर जो एक्टिंग करेगा वो सुन के बच्चा सुनता रहेगा और टीचर एक्टिंग करके क्लास से पीरियड होने में बाहर चला जाएगा। तो ये अब बिल्कुल ख़त्म है। क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, एक्टिविटी के साथ शिक्षण, हाँ ठीक है, ये भी उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि आप इंक्लूसिव क्लास में बैठे हैं। भाई मनोविज्ञान जो है वो किसको, व्यक्तिगत विभिन्नता को महत्व देता है। यानी सभी बच्चे आवश्यकता में, योग्यता में, उनकी क्षमता में, रुचि में, उनकी कह सकते हैं कि उनके विकास में, हर चीज़ में और सामाजिक आर्थिक सभी रूप से एक दूसरे से भिन्न है। तो फिर उन्हें शिक्षा भी उसी टाइप की देनी पड़ेगी आपको, है ना। तो उनकी पहले आपको पहचान करो भाई कि ये बच्चे, इस बच्चे को देखो, ये बच्चा मानसिक रूप, या फिर ये बच्चा कह सकते हैं कि हम इसकी दृष्टि कमज़ोर है, तो इसको हम ऐसी सहायक सामग्री यूज़ करें जिससे ये श्रव्य सामग्री यूज़ करें जिससे ये सुनकर सीख पाए, सुनकर पढ़ पाए। अगर कोई बच्चा श्रव्य रूप से अगर कमज़ोर है, सुन नहीं पाता है, तो उससे कुछ विजुअल चीज़ें दिखाई जाएँ ताकि वो देखकर सीख पाए। तो ये एक तरीका है इंक्लूसिव क्लास को चलाने का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को पहचानो भाई कि उनको क्या आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? भाई क्लास में बच्चे हैं और उन बच्चों में से किन बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि भाई वो क्लास में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, क्लास में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, उनका झगड़ा ज़्यादा होता है, मतलब अलग अलग सी एक्टिविटी करते हैं, या तो वो पढ़ने में पीछे रह जाते हैं, या फिर वो
मतलब कह सकते क्रिमिनल टाइप की एक्टिविटी करते हैं, या फिर अनुशासनहीनता फैलाते हैं कक्षा में, है ना। तो इस तरीके की एक्टिविटी है जो वो बच्चा, ऐसा ही बच्चा होगा कि जो क्लास में समायोजन नहीं कर पा रहा है, वही बच्चा ऐसी एक्टिविटी करेगा। तो किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को, कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को, या तो देखिए समायोजन की समस्या दो टाइप के बच्चों को हो सकती है, या तो जो उजड़ टाइप के बच्चे हैं उनको होगी, या फिर जो बच्चे क्या हो, जो बच्चे हों बहुत ज़्यादा समझदार, पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा दिमाग जिनका तेज हो, कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि यानी मतलब पेनी बुद्धि, नुकीली बुद्धि, है ना। कुशाग्र का मतलब यही होता है, कुश यानी वो जो अपना घास का वो होता है ना, उसके समान नुकीली बुद्धि। तो बहुत ज़्यादा दिमाग तेज है, पढ़ने में बहुत एक्टिव है, तो या तो वो बच्चा नहीं समायोजन कर पाएगा, भाई वो कहेगा कि क्लास में ये तो गधे गधे बच्चे हैं, या वो अपने से दूसरे को हीन समझेगा और अपने आप को ज़्यादा होशियार समझेगा, तो वो भी समायोजन नहीं कर पाएगा। तो या तो लोअर टाइप का बच्चा नहीं समायोजन कर पाएगा, या फिर हायर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी शिक्षक को यदि यह अच्छा लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, यानी आप एक टीचर को ऐसा फील हो रहा है कि भाई उसकी क्लास का बच्चा पहले अच्छी तरह से लर्निंग कर रहा था, लेकिन अब उसकी लर्निंग क्या हो गई, रुक गई है, स्थिरता आ गई है कहीं ना कहीं लर्निंग में। तो शिक्षक को इसे कैसे करना चाहिए? विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। हाँ, स्पष्टता से तो वो पहले भी पढ़ा रहा होगा, है ना, पहले भी उसने लेसन प्लान बनाया होगा, पहले भी उसने टीचिंग मेथड अपने चॉइस करे होंगे कि भाई हम इस तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे, इस टाइप के बच्चे को इस तरीके से हैंडल करेंगे। प्रेरित करना, प्रेरित तो पहले भी कर रहा होगा। उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, रेमेडियल टीचिंग करना चाहिए, या फिर सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी एक जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? सीखने की प्रक्रिया अनवरत रूप से निरंतर चलती रहती है, यह कभी तीव्र तो कभी मंद हो जाती है। यानी हम लोग इससे मान लेंगे कि स्वाभाविक प्रक्रिया है, कभी बच्चा जल्दी जल्दी सीखता है, कभी बच्चा तीव्र गति सीखता है, तो कभी कभी धीरे सीखने लग जाता है ना, उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी कक्षा के विद्यार्थी को की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है, अपनी कक्षा के विद्यार्थी की प्रवृत्तियाँ यानी हैबिट्स, जो आदतें हैं उसकी, है ना, उनको बदलना चाहता है, यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए? नहीं, इससे तो वो बच्चा और अजीब सी हरकतें करने लगे। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखना? नहीं, ये भी गलत है। दूरी बनाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, और आप तो ऐसी चीज़ें कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि आप दूरी बनाएं, जबकि यहाँ पे तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है शिक्षा में। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। हाँ, बिल्कुल सही है। कभी कभी ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि बच्चा जैसे साथ में ग्रुप में बैठा है तो बच्चा एक दूसरे से भी बहुत सी चीज़ें सीखता है, बच्चा एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें सीखता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो बच्चा जिस ग्रुप में रह रहा है तो उस ग्रुप में एक दूसरे से इस तरीके की चीज़ें सीख रहा है, तो पूरे ग्रुप को चेंज करना होगा, हमें पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। ये तो नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, 23 नंबर क्वेश्चन है, विकास का सही संबंध परिपक्वता से है, यानी आपका डेवलपमेंट का संबंध किससे है? मेच्योरिटी से है, आप परिपक्व हो चुके हैं, इससे है। जो उद्दीपक का डैश से संबंध है, यानी विकास का संबंध जो परिपक्वता से है, वही उद्दीपक का संबंध किससे है? उद्दीपक का संबंध प्रतिक्रिया से है। वैसे उद्दीपक और प्रतिक्रिया की बात बिहेवियरिज्म करता है, यानी व्यवहारवादी करते हैं, जिसमें हमारे पेवलव हुए, स्किनर हुए और थॉर्नडाइक हुए, ये सब व्यवहारवादी हैं। उद्दीपक का मतलब आपका गोल, कि भाई आपको ऐसा काम करना, अभी आपका गोल क्या है कि भाई हमें सरकारी टीचर बनना है, अभी हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा उद्दीपक है, यानी एम है ना, मनोविज्ञान में इसको उद्दीपक बोलते हैं। तो प्रतिक्रिया यानी कि इसके लिए हमें क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी? भाई 10 घंटे, 2 घंटे हमें मैथ पढ़नी पड़ेगी, 2 घंटे हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, 2 घंटे हमें हिंदी पढ़नी पड़ेगी, 2 घंटे हमें CDP पढ़नी पड़ेगी, ये हमारी सारी क्या हो गई? क्रियाएं हो गई। तो यही हो गया उद्दीपक और अनुक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। विकास का जो संबंध परिपक्वता से है, उद्दीपक का वही संबंध प्रतिक्रिया से। बालकों के विकास क्रम में होने वाली
फिलोजेनेटिक क्रियाएं जैसे शिशुओं द्वारा सरकना, घुटने के बल सरकना, परिपक्वता पर आधारित क्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार व्यक्ति के समक्ष स्वाभाविक उद्दीपक की उपस्थिति होने पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया की जाती है। पेवलोव की सीखने के सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग का आधार उद्दीपक और अनुक्रिया के आधार पर अनुबंध होना, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। सीखने पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में, तो सभी को पता है भाई कॉग्निटिव थ्योरी दी है पियाजे ने। पियाजे हुए आपके जेरोम ब्रूनर हुए और जो आपके जिनका नाम है वाइगोत्स्की हुए, इन्होंने सबने क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की हुई है, कॉग्निटिविज्म की थ्योरी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 क्वेश्चन है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। समाज किसे कहते हैं, सोसाइटी किसे कहते हैं, जहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति मिले, एक साथ मिले, यानी कई व्यक्ति एक साथ एकत्रित हों, कई व्यक्ति के अलग अलग सोच, अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग मानसिक क्रियाएं, अलग अलग शारीरिक क्रियाएं, ये सब चीज़ें उनकी हों, है ना, और एक साथ ही मिले, ऐसे लोगों का एक समूह, उसको ही तो हम लोग सोसाइटी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये 2 सही हो जाएगा, यानी ये बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। भाई आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सी एक्टिविटी है जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा टीचिंग के दौरान। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, बिल्कुल सही बात बोला इसने कि विद्यार्थी एक्टिव हैं या कि नहीं। जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो बच्चों को सक्रिय रहना जरूरी है। बच्चे सक्रिय रहेंगे, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी रुचियों को अनुसार टीचर उन्हें सिखाएगा। अनुशासन और नियमित उपस्थिति, ये बात नहीं है, इससे हम लोग शिक्षण प्रक्रिया में, ये तो ठीक है, ये तो बाद की बात हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे। गृह कार्य की जांच में लगन, ये भी ठीक है, सब होना चाहिए। विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, ये सब चीज़ ठीक है, बट यहाँ पे सबसे पहले होना चाहिए कि भाई बच्चे एक्टिव हैं, बच्चे आपकी क्रियाओं में क्या भाग ले रहे हैं, इन्वॉल्व हैं बच्चे, है ना, ज्ञान निर्माण का कार्य बच्चे कर रहे हैं, है ना। तो ये सबसे पहला हमारा सबसे पहला काम यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। आपको बताना है प्रेरणा यहाँ पे कुछ 2 प्रकार की होती है, आंतरिक प्रेरणा और एक बाहरी प्रेरणा होती है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि आंतरिक प्रेरणा या तो आप उससे किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर दें, यानी वो अपने आप से प्रेरित हो, तो वो आंतरिक प्रेरणा हो गई, है ना। जैसे मैं कई बार ये एग्जांपल देती हूँ कि जैसे जिसको भाई गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो वो बच्चा वो अंदर से प्रेरित है, उसे कोई पुरस्कार देने की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई टॉफ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई शाबाशी देने की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर से प्रेरित है कि भाई मुझे तो गवर्नमेंट जॉब लेनी है। और वहीं दूसरा बच्चा, उसको आप क्या कर रहे हो कि उसने एक पोएम सुना दी है, एक छोटी सी एक्टिविटी कर दी, तो आपने उसे वाह वाह कर दिया, या फिर आपने उसे भाई 10-20 रुपये इनाम दे दिया, या फिर आपने उसे कोई चीज़ इनाम पुरस्कार दे दिया, तो वो एक बाहरी प्रेरणा है, वो कुछ ही टाइम के लिए रहेगी। लेकिन जो आपकी आंतरिक प्रेरणा है वो एक मतलब कह सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है, और वही रियल प्रेरणा होती है। तो यहाँ पे कौन सी कह सकते हैं हम लोग, कौन सी स्टेटमेंट में आंतरिक प्रेरणा दी जा रही है। फादर रॉबर्ट्स अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो मैंने कहा चॉकलेट दिया, चॉकलेट खत्म हुई, प्रेरणा खत्म हो गई। 10 मिनट की तो बात है भाई, चॉकलेट का टेस्ट खत्म, वैसे ही वो मोटिवेट होना खत्म हो जाएगा। अब तुम फिर चॉकलेट दोगे तो वो फिर मोटिवेट हो जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी बाह्य प्रेरणा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें, भाई देखिए कक्षा में कक्षोन्नति उसने पा ली, आपने पुस्तकें दे दी, अब कक्षोन्नति पाने के बाद वो फिर डिमोटिवेट हो गया, है ना। आपने उसे पुस्तकें दी, गिफ्ट करी, कोई चीज़ दी, तो उसने वही पढ़ाई करी और वो पास हो गया, कक्षोन्नति मिल गई। लेकिन अब फिर से क्या करोगे आप, फिर आप ऐसे कुछ करोगे उसके लिए, तो ये भी बाह्य प्रेरणा हो गई, ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। भाई दावत दे रहे हो आप, दावत खत्म हो जाएगी, दावत का
दावत जैसे ही ख़त्म हुई वैसे ही बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चे को भाई जो उसका बर्थडे है वो एक दिन का रहेगा ना, एक दिन के लिए वो मोटिवेट हुआ, एक दिन आपने दावत दिए, एक दिन आपने उसे गिफ्ट दिया, एक दिन आपने सब कुछ उसे दिया, एक दिन के लिए खुश, फिर वो 30 दिन फिर वैसे ही हो गया। तो ये भी आपकी क्या हो गई, बाहरी अभिप्रेरणा हो गई। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। भाई उसने प्रशंसा के लिए करा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है इनमें से। वैसे तो प्रशंसा भी कुछ वहाँ कह सकते हैं हम लोग, वहाँ मोटिवेशन में ही आ जाता है, लेकिन प्रशंसा दंड, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ जी, शिक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षा प्रक्रिया में हम लोग को ध्यान किसका रखना चाहिए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, मैंने भी बताई दी, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए बच्चों का, सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट में, खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। तो सामाजिक विकास में यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 इन्होंने सही माना है, खेल का विशेष महत्व है। खेल के साथ कई कई मूल्य निर्माण होते हैं, ऐसा माना जाता है। ईमानदारी सीखता है बच्चा, उदारशीलता सीखता है, सहभागिता सीखता है, और उत्तरदायित्व यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीखता है। ये सब चीज़ें बच्चा सीखता है, तो इसलिए खेल का इम्पोर्टेंस माना जाता है, क्योंकि बच्चा सहभागिता, उत्तरदायित्व, ईमानदारी, उदारशीलता जैसे गुणों को डेवलप कर पाता है। तो इसका ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो ये बुद्धि के परीक्षण हेतु किया जाता है। डॉक्टर भाटिया ने कुछ 1955 में ये परीक्षण किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग की थ्योरी हम चैनल पर पढ़ी हुई है, आप कोहलबर्ग थ्योरी करके आप बाय ज्योत्सना सोनी करके सर्च कर लीजिएगा, आपको ये थ्योरी मिल जाएगी, कंप्लीट थ्योरी पढ़ी हुई है, जिससे आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंध है। तो कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी हुई है, कुछ नैतिक विकास की थ्योरी इन्होंने दी हुई है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए कुछ इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को जितना भी हो सके शेयर करें। बस आज की क्लास में यही था, आगे हम लोग एक नई क्लास के साथ फिर मिलते हैं, और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।